नमस्कार। न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत बारगल जी। बारगल जी राकांपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और पार्टी बनने के साथ से ही इससे जुड़े हुए हैं और फिलहाल इंदौर में रहते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। बारगल साहब, ये बताइए, आजकल तीसरे मोर्चे की बात चल रही है। तीसरे मोर्चे की बात चल रही, तो क्या होगा तीसरे मोर्चे में? हमेशा मध्य प्रदेश में जो 15-20 सालों से हम देख रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी कार्यकाल कोई अच्छा नहीं रहा मेरे मत से, और भारतीय जनता पार्टी का अपन लोग देख ही रहे हैं 7-8 साल से क्या हो रहा है। परंतु हम चाहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का कार्य तीसरे मोर्चे के अनुसार हम निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। इस बार अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में हम निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। कांग्रेस के साथ है, यूपी नहीं, हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। हम अगली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में, हम ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से अलग से चुनाव हम लड़ेंगे। पिछले चुनाव का क्या हाल रहा 2003 का और उसके बाद? 2003 का चुनाव में हमारी तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष कल्पनाताई परुलेकर जी ने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा। 105 सीटें हमने लड़ाई। उसे 105 सीटों में हमें कई 15,000 तक हमें वोट मिले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। इसमें ये वोटों का जितना भी नुकसान है ये कांग्रेस को हुआ है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उस समय 2004 में 2.5 प्रतिशत वोटों का हमारा निर्णय हुआ। 2.5 वोट भारतीय जनता पार्टी मात्र 1.5 से 2.25% मतों से यहाँ सत्ता में आई है जी। परंतु दूसरी बार हमारे अध्यक्ष जो हमारे एमएलए जो जीते, माननीय हामिद काजी साहब, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं करा। उन्होंने एक चुनाव भी, छोटे मोटे चुनाव भी जो है पंचायत से लेके जितने भी है वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने टोटल वो कांग्रेस को मैनेज हो चुके थे, इसलिए हमें उसकी मार झेलना पड़ी। पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा महत्व जो है, पूरा उसका प्रभाव क्षेत्र वो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में उसका कोई बहुत प्रमुख योगदान है नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हमारे पहले के जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है, हमारी जिम्मेदारी रहती है पूरे प्रदेश में हमारा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कोई भी समाज, पार्टी, धर्म ये अपने विचारों से चलता है। विचारों से जनता, लोग उससे जुड़ते जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सांसद थे, फिर 160-70 हो गए, आ गए, वापस वो कम हो गए। ये विचारों से होता है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्येय और उसकी योजनाएं, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। उस विचारों का प्रचार प्रसार फैलाव करना सबसे बड़ा अच्छे क्या है। शरद पवार जी जब से कृषि मंत्री बने, वो जिस चीज की तरफ निगाह डालते वो चीज महंगी हो जाती। शक्कर पे निगाह डाली, शक्कर महंगी, प्याज पे निगाह डाली, प्याज महंगे, आलू पे निगाह डाली, मतलब वो नेता न होके चीजों को महंगे करने वाली वह जादुई मशीन बन गए। ये कहना मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमेशा क्या किया है, जब हमारे भारत में परिस्थिति नैसर्गिक परिस्थिति ऐसी रहती है, जब शक्कर की बात आई, 2 साल पहले की बात है, उस टाइम 200 जिलों में भयंकर अकाल था और 200 जिलों में अतिवृष्टि थी। गन्ने का उत्पादन, गन्ने की फसल कमी थी। माननीय शरद पवार साहब ने एकदम ईमानदारी से कहा कि भाई गन्ना है ही नहीं, उत्पादन कम है, हम शक्कर इंपोर्ट करेंगे, शक्कर के भाव बढ़ सकते ऐसा उन्होंने शब्द नहीं वापरा। उन्होंने, मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ के कहा, परंतु उन्होंने कहा शक्कर की अपने को परेशानी जाने वाली है। परंतु व्यापारी व्यापारी का जो मीडिएटर, व्यापारी जो है, व्यापारी इतना होशियार है, उसने तुरंत भाव बढ़ा दिया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री का या सार्वजनिक वितरण मंत्री का कोई संबंध नहीं है उनके इससे, परंतु
उनके कहने से यदि भाव बढ़ता है, वायदा बाजार है अपने यहाँ पे, सब कुछ है, उसका परिणाम 1 मिनट तो में उन्हें होता ऐसा है। कहना नहीं चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि हम शक्कर के उन्होंने भाव नहीं ईमानदारी बढ़ने से देंगे। कहा। अच्छा, उन्होंने लोकसभा में इसका अपना प्रश्नोत्तर में उन्होंने कहा, सभी माननीय सांसदगणों ने वो तसल्ली व्यक्त करी, बोले पवार साहब सही कह रहे हैं, वाकई में ऐसी 17-18 रुपए किलो शक्कर थी जो आज लगभग दुगनी हो गई और अब जल्दी ही 50 रुपए तक हो जाएगी जिस गति से बढ़ रही है। तो शक्कर एक आम आदमी जो चाय पी लेता है वो चाय भी उसके मुंह से जाएगी। महाराष्ट्र के नेताओं ने महाराष्ट्र के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, शक्कर मिलें खोली, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, सब कुछ किया, लेकिन देश की बात जहां आती है तो वे अपने क्षेत्र तक सिमट के आ रहे हैं। इसमें हर राज्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। आज गुजरात महाराष्ट्र के बराबरी में कार्य कर रहा है, गुजरात में भी शक्कर मिल, कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बढ़िया है। हम सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें, माननीय हिंदुस्तानी साहब, आपको बताना चाहता हूँ मैं, मध्य प्रदेश में एक भी कोऑपरेटिव नेता अभी नहीं है फिलहाल। कोऑपरेटिव यहाँ उभर के ही नहीं आई है बिल्कुल। इतनी सुंदर सुंदर मिले हमारे बापू सिंह मंडलोई यहाँ थे, रामेश्वर पटेल उन्होंने कुछ यहाँ नहीं हैं, करा, हमारे राधा किशन मालवीय जी सहकारिता राधा किशन मालवीय यादव जी सहकारिता क्षेत्र से, मालवीय साहब सहकारी नेता नहीं है। सुभाष यादव सहकारिता, सुभाष यादव जी ने जरूर करा, पर उन्होंने अपना सिर्फ बोरावा के लिए ही, खरगोन जिला ही उन्होंने डेवलप किया, बाकी कहीं भी उन्होंने कार्य नहीं किया है। उनका कार्य कहीं भी हो तो मुझे आप बताइए। भागवत साबू साहब थे जिन्होंने पूरे प्रदेश में सहकारिता की बड़ी नींव डाली। वो जमाना गया, बहुत पुरानी बात हो गई, उसका मेंटेन करना भी जरूरी है। आज केंद्र सरकार से महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग 500 700 करोड़ रुपए हर साल केंद्र से लेके आते हैं कोऑपरेटिव को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए। हमारा भी फर्ज बनता है मध्य प्रदेश वासियों का, हमारे जितने लीडर है, यहाँ के नेता है, जो सत्ताधारी है, इन्होंने भी योजना बना के देना चाहिए। आप सहकारिता क्षेत्र की बात करें, हमारे तो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इंदौर के पास की बात करें, पीतमपुर की, देवास की, सामेर रोड की, या ग्वालियर के पास की बात करें, या भोपाल के पास मंडीदीप की बात करें, 80% उद्योग बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या योजना है आपकी? 3 नवंबर के 2011 के दिवस माननीय शरद पवार साहब से मैंने मुलाकात करी, मैंने उनको पत्र दिया, मैंने कहा मुझे किसी भी हालत में शुगर फैक्ट्री शुरू करना है, आप मुझे शुगर फैक्ट्री के लिए 20 करोड़ रुपए आप मुझे मंजूर करिए, क्योंकि मैं उस शुगर फैक्ट्री का मैं मेंबर हूँ, डेलीकेट्स रहा हूँ मैं उसमें। विष्णु बड़े जी के टाइम पे मैं जीता हुआ था बरलाई शुगर मिल का। तो शरद पवार साहब ने कहा मुझे कि भाई बारगल साहब, इसको जो है आप केंद्र राज्य शासन से मुझे प्रस्ताव बना करके भेजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी लगती है उसमें पैसे के लिए, पैसे देने के लिए केंद्र सरकार कभी भी मना नहीं कर रही है। तो उसका इसमें दुर्भाग्य ऐसा कि भाई यहाँ कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया, इसको लिक्विडेशन में डाल दिया ये शुगर फैक्ट्री को, हम उसको वापस जिंदा करना, हाईकोर्ट में जा रहे हैं हम उसके लिए, अभी बरलाई शुगर फैक्ट्री के लिए अभी हमें तो बहुत बड़े मतलब उसमें फाइट करना पड़ रही है। फिर भी हमारे रजिस्ट्रार साहब जो है कोऑपरेटिव के, उन्होंने कहा बारगल साहब आप मेरे पास पत्र दीजिए, हम इसको धारा 59 या 60 जो धारा आती है उस धारा में मैं इसको जीवित कर दूंगा, बोले लिक्विडेशन से अपन बाहर कर देंगे, आप पेमेंट लेके आइए। उसके बाद पिछले मंगलवार के, इसी हफ्ते के मंगलवार के दिन प्रसन्न कुमार दास जो है हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे मेरी इसी विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि ये जमीन उद्योग विभाग की है। कंफ्यूजन हो गया कि भाई उद्योग विभाग की लीज खत्म हो गई है तो हमने उसको भी जीवित करने के लिए उनको आश्वासन लेके आ गए। उसके बाद फिर राजकुमार मिल, जितने भी ऑयल फेडरेशन कारखाने हैं उनके लिए मैं 500-700 करोड़ रुपए में दिल्ली से लाने के लिए मैं तैयार हूँ, बिना कोई राजनीति के। रुचि नहीं ले रही मध्य प्रदेश की सरकार को, रुचि नहीं। हमने प्रशासन में हम जरूर गए, प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, हम सकारात्मक विचार रखते हैं इस विषय में, इसलिए हमें ऑफिसर जितने भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी सकारात्मक रुख अपनाया है, वो और हम मिलके इसको हम शुरू करेंगे आगे। इसमें शासन में जो बैठे हैं मंत्री वगैरह जो है उनके पास भी हम जाएंगे तो हमें विश्वास है कि भी वो भी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि प्रदेश का इसमें हित है। का ये कहना है कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार बाहर के उद्योगपतियों को तो हाथ पे जोड़ के बुलाती है, और जो यहाँ के उद्योग बंद पड़े हैं या बंद होने के कगार पे हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इसके लिए सूर्यकांत बारगल ने शुरुआत कर दी है। आपके माध्यम से मैं आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ प्रदेश को, प्रदेश के लोगों को, अधिकारियों को, कि भाई आप हम सब मिल करके ये अपन इसको बढ़ाएंगे। और
भारत का पैसा भारत में ही यूज होगा, भारत के पैसा यानी दिल्ली से पैसा हम लेके आएंगे और प्रदेश का हम विकास करेंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है आपका? नहीं, या केवल विकास? पॉलिटिकल तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो हम साथ में है ही, राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी हम इसमें बढ़ाएंगे। हमारे जो है आज किसानों को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, 0% ब्याज पे किसानों का पेट नहीं भरता है। आज मंडी में यदि ट्रैक्टर जाता है इंदौर की मंडी में, या किसान का ट्रैक्टर भी, मैं थोड़ा विषय चेंज करूंगा, वो ट्रैक्टर आता है तो उसको डर लगता है। यहाँ पे किसानों को क्या फैसिलिटी है? आज 5% 4% वापस इसमें मंडी शुल्क देना पड़ता है किसानों को। ये भी बंद होना चाहिए, ये सरकारों ने करना चाहिए, होता ही नहीं है। किसानों को हम क्या फायदा दिलाएंगे? हम आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, हाँ, खेती भी करते हैं, तो क्या हमारे तो मुख्यमंत्री ही किसान पुत्र हैं, बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ, तो किसानों की समस्या जानता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री किसानों की तरफ ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह? ये मुख्यमंत्री जी की बात में अभी ऐसा कहना चाहूंगा कि भाई इन्होंने जो पैसा दिल्ली से आ रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, आत्मा में, जो पैसा यहाँ आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, उसके लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स गठित करना जरूरी है, क्योंकि ये पैसा दुरुपयोग हो रहा है इसमें, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा। आज परंपरागत खेती, सोयाबीन, मान लो आपका कपास है, कपास जो है निमाड़ में कपास का एरिया रकबा कम हो गया है, क्योंकि आज 15 दिन पहले धार डिस्ट्रिक्ट में 12,000 एकड़ कपास नपुंसक हो गया, उसको फल ही नहीं आए। ये सच्चाई, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। उन्होंने कार्रवाई करी, हैदराबाद की किसी कंपनी ने वो बीज दिया हुआ है सब जो है। हाँ। इसके तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है बिल्कुल। इनके पास प्रपोजल पहुंच गया है, मेरी स्वयं, मतलब किसानों ने हजारों एकड़ जमीनों में जहां किसानों ने कपास लगाया, हाँ, इस बार उसमें कपास नहीं आया ना, कपास ही नहीं आया। नर्मदा की लाइन जितनी है, नर्मदा का जो 3 डैम बड़े बन गए हैं, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, इनके अभी तक कैनाल ही नहीं बने हैं। 2025 तक यदि ये कैनाल नहीं बनेंगे तो ये कार्य पूरा बंद हो जाएगा। आज हमारे किसानों को ये सिर्फ बिजली उत्पादन पे ध्यान रख रहे हैं। भाई हमारी 225 गीगावाट बिजली बन गई, 250 मेगावाट बन गई है। अरे बिजली बेचने से क्या होगा? किसानों को पानी का तो कैनाल ही नहीं होंगे तो पानी कहाँ से जाएगा? तीसरी बात, यहाँ कैश क्रॉप होना चाहिए। आप केला, गन्ना और कपास के ऊपर इस सरकार ने विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि नहीं तो कोऑपरेटिव के माध्यम से इस परिसर में 10 शुगर फैक्ट्री, मनावर से लेके अपना इस होशंगाबाद तक जितना पानी है, बेल्ट है, कैनाल है, बिजली कम लगेगी, कैनाल के माध्यम से गन्ने में पानी जाएगा, तो 10 शुगर फैक्ट्री यहाँ आती है। और समय की मांग है अभी। यदि 10 अगर मिल यहाँ खड़ी हो सकती है सहकारिता तत्व पे, या प्राइवेट को, किसी को भी आप उद्योगपतियों को बुला के दीजिए, ताकि गन्ने का एक शुगर फैक्ट्री यदि खड़ी होती है तो 70% जिम्मेदारी समाज की या सरकार की 70% जिम्मेदारी शुगर फैक्ट्री वहन कर लेती है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शुगर फैक्ट्री खड़ी होगी तो फिर शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होगा, खाद बीज सब शुगर फैक्ट्री किसानों को दे देती है पूरी। तो सरकार की जिम्मेदारी का मुंह ही कि नहीं उसमें। आप युवक बिरादरी नाम की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जया बच्चन इसकी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शायद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक कार्यक्रम भी करते हैं, एक सूर एक ताल। ये क्या गतिविधियां हैं आपकी? शालेय विद्यार्थी 5वीं से लेके 10वीं तक, ये बच्चे जो है, हम 2 महीने 3 महीने पहले हम एक टारगेट कर लेते हैं, हमको इस तारीख से ये कार्यक्रम करना है। उसके पहले हम हमारे जितने भी पदाधिकारी है सब बैठ करके हम तय करते हुए अपने को 15,000 बच्चों का इस साल एक सूर एक ताल करना है। एक सूर एक ताल का मतलब ऐसा हुआ है कि भाई विविध भाषा के राष्ट्रीय गीत, 6 भाषाई गीत हम बच्चों को पहले सिखाते हैं। मात्र 1.5 दिन में हम 1500-2000 बच्चे रोज के कंठस्थ, मुखाग्र, कंठस्थ और मतलब भावार्थ के सहित हम उनको विद एक्शन हम सिखाते हैं। मुंबई से टीम आती है पूरी, तबला पेटी, म्यूजियम सभी आता है साज सज्जा के साथ वो बच्चों को। और इतना जादू है सिखाने वाले जो प्रशिक्षक है उनमें, वो 1.5 दिन में 6 भाषाई गीत बच्चों को कंठस्थ याद करवाते हैं। फिर ये बच्चों हम 10-12 दिन हमें वर्कशॉप में लगते हैं। सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन
हमारे युवक बिरादरी की ओर से, प्रशासन की तरफ से, माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से ये सब व्यवस्था होती है। एक जगह हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मल्हार आश्रम में हम जगह ले लेते हैं, या बड़ा मैदान, उसमें हम बच्चों को बुलाते हैं, उनके स्कूल के जितने भी है वहाँ लेके आते हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक उनका वर्कशॉप चलता है। दूसरे दिन वापस वही बच्चे आएंगे आधा दिन, तो 1.5 दिन में उनके भाषा गीत वो कंठस्थ होके जाते हैं। तो नेहरू स्टेडियम जैसी बड़ी जगह पर हमको पूरे हम उनको विहंगम दृश्य दिखता है, पूरे बैठ जाते हैं। इसमें विशेषता ये है कि भाई जो प्रेक्षक है जी, ये मंच पे बैठते हैं और जो परफॉर्म करते हैं वो नीचे रहते हैं इसमें ये उसमें भी विशेषता है। और एक सुर एक ताल विद एक्शन में जो बच्चे गाते हैं तो उनको वाकई में सही मायने में राष्ट्रीय भावनाओं में बहुत भरी रहती है इसमें। और पुण्य तीर्थ भारत क्या है ये आपका? ये पुण्य तीर्थ भारत यानी मोहनजोदाड़ो संस्कृति से लेके भारत की जो मोहनजोदाड़ो संस्कृति की अपना एक पाकिस्तान में चला गया है, वहां से लेके आजाद भारत तक भारत के ऊपर क्या क्या समस्या आई, क्या क्या अत्याचार हुए, किन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करे, किन लोग कितने सूफी संत हो गए, भगवान बुद्ध से लेके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भगवान, इनके मंच पे वीआईपी कलाकार जो 35 वीआईपी कलाकार मुंबई से आते हैं, उसको पुण्य तीर्थ बैले बोलते हैं, उसको बैले होता है वो पूरा जो है नृत्य नाटिका है पूरी, बुद्ध शुद्ध। आपका कोई ताल्लुक इंदौर के महाराजा घराने से भी है? हमारे पूर्वज माननीय श्रीमंत भोजराज बारगल जी जो थे, उनके सगे भांजे सूबेदार मल्हारा होलकर, और भोजराज बारगल जी ने ही अपनी लड़की श्रीमती गौतमाबाई बारगल, उनको मल्हारा होलकर जी के साथ शादी रचाई थी उनको। मतलब भांजे हम महाराष्ट्र में मामा की लड़की से शादी कर सकते हैं जी, तो उनको दामाद भी बना लिया। हाँ। और दामाद बनाने के बाद में उनको एक भेड़ पारक से इतना शूरवीर बनाया। आज हम देखते हैं मुगलों का जो खात्मा हुआ है दिल्ली में, 30 साल तक मुगलों को अपना बादशाह कायम करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को और उनके सपनों को साकार करने वाले पेशवा जी के सूबेदार, बाजीराव पेशवा के सूबेदार मल्हारा होलकर ने ही वो कार्य करके बताया है। आज इसलिए हमारे भारत का इस्लामीकरण नहीं हुआ, उसके लिए मुख्य रूप से सूबेदार मल्हारा होलकर ही श्रेय जाता है उनको। मराठों का आज इतिहास तो सर्वविदित है, सभी को पता है मराठों का इतिहास क्या है। आज मराठे वहां तक नहीं गए, पानीपत की लड़ाई नहीं होती, आज हमारा रूप दूसरा होता आज, ऐसा मेरा मानना है। सूर्यकांत जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। धन्यवाद। अगले चुनाव में आपके जलवे भी देखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो पर। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।